54 तक कर्नाटक का जो दूसरा वार है, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वह 1754 से 1700 माफ करिएगा 49 से 1754 तक होता है। यह युद्ध जो होता है यह होता है भारत के राजनीति से संबंधित। कर्नाटक और हैदराबाद में अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने समर्थित व्यक्ति को शासक बनाना चाह रहे थे। कर्नाटक में और हैदराबाद में अंग्रेज और जो फ्रांसीसी हैं वो अपने अपने समर्थक व्यक्ति को शासक बनाना चाह रहे थे ताकि उनको व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके। इसी को लेकर फिर कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू होता है। 1749 से 1754 तक यह युद्ध चलता है। आखिरकार 1754 में पौंडीचेरी, जिसे आज बोलते हैं पुदुचेरी, पौंडीचेरी की एक संधि होती है और उसी पौंडीचेरी की संधि के तहत कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वो समाप्त होता है। और कर्नाटक का जो अंतिम युद्ध है, तीसरा युद्ध है, वो सप्तवर्ष युद्ध के कारण, सप्तवर्ष युद्ध फिर जो है एक बार फिर से वो फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध, सॉरी, कर्नाटक का तीसरा युद्ध, कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वह शुरू होता है, आप कह सकते हो 1756 में 1763 तक चलता है। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यह युद्ध शुरू होता है। कौन से युद्ध के कारण? सप्तवर्षीय युद्ध के कारण यह युद्ध शुरू होता है, कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, तीसरा युद्ध। और इस युद्ध में अंतिम रूप से एक युद्ध होता है जो एग्जाम में आता है, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंतिम रूप से आप कह सकते हो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। और इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था आयरकूट, आयरकूट, और फ्रांसीसियों का सेनापति था बुस्सी, वुस्सी। तो फ्रांसीसी हार जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं इस वांडीवास के युद्ध में। और इसी युद्ध को हम कहते हैं कि एक तरह से भारत में फ्रांसीसियों की जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने की जो मनोकामना थी, इच्छा थी, वह समाप्त हो जाती है। अब केवल वह एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित रहती है भारत में, ये बात ध्यान रखना। तो वांडीवास का युद्ध है जिसके तहत भारत में अंग्रेज़ों का प्रभाव बढ़ता है और फ्रांसीसियों का सूर्य जो है वो क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। और अंतिम रूप से कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वह पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। पेरिस का जो संधि है वो 1763 में होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखा आपने कि चौथा कारण क्या था, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो यूरोपीय जो शक्तियां थीं उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए भारत की राजनीति में उन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया। हमें दिख रहा है कर्नाटक के युद्ध के रूप में। और उस हस्तक्षेप के कारण भारत की जो राजनीतिक स्थिति है क्या हुई, चिंताजनक हुई, कमज़ोर हुई। ठीक है, और जो चौथा कारण आप दे सकते हो, जो चौथा कारण आप दे सकते हो भारत में राजनीतिक स्थिति, चौथा कारण शायद ये है, सॉरी, जो आप पांचवा कारण दे सकते हो भारत में राजनीतिक स्थिति के कमज़ोर होने का, वह आप दे सकते हैं भारत में राष्ट्रीयता का अभाव था। राष्ट्रीयता का अभाव था या राष्ट्रहित का चिंतन नहीं था। भारतीयों के पास राष्ट्रीयता का अभाव था, राष्ट्रहित का चिंतन नहीं था। देखिए कहीं कहीं ना कुछ इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि राष्ट्रीयता का उद्भव हो चुका था। गलत है, नहीं हुआ था। एक्चुअली में हमें कह सकते हैं कि राष्ट्रहित नहीं था, क्षेत्रहित था। उस समय भारत में क्या था, क्षेत्रहित था। कैसे? जो सिख थे वो अपने यहाँ पर अपने क्षेत्र में अपना ही चाहते थे। मराठा जो थे वो अपने साम्राज्य में अपना ही चाह रहे थे। ठीक है, जो मैसूर में हैदर अली था, जो आपका टीपू सुल्तान था, वो अपने क्षेत्र में अपना ही चाह रहा था। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या थी उस समय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय हित का अभाव था, क्षेत्रीय हित था। आप कह सकते हो कि सिख, मराठा, मैसूर और आपके जो राजपूत थे, ठीक है, वो सब अपने अपने क्षेत्रीय हित के बारे में सोच रहे थे। राष्ट्रीयता का नितांत अभाव था। और यह भी एक कारण रहा है कि आसानी से जो बाहरी शक्तियां हैं उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में क्या रहे, वो सफल रहे।
राष्ट्रीयता का उद्भव होगा बाद में, ठीक है, हम पढ़ेंगे इसे, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक था उस पर मैंने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो क्लास है वो समझ में आई होगी। यदि तो भी कोई यदि डाउट होगा तो मैं मेरी जो कल की क्लास होगी उसमें उसको मैं क्लियर कर दूंगा। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं यदि आपको कहीं पे कोई समस्या है तो, ठीक है। धन्यवाद।